हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे KVS PRT की जो प्रतीक शिवालिक सर की टेस्ट सीरीज़ है उसका सेट डी। ठीक है, तो डी सेट है और इसमें हम पेडागोजी पार्ट को देखेंगे। बेसिकली हो सकता है आप लोगों को मतलब आंसर की तो ऑब्वियसली सबके पास होगी, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप आंसर की को ना देखें और अपने आप ही ये 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप साथ साथ मुझे आंसर करेंगे कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए या क्या होगा। ठीक है, जो भी मतलब आपको लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जो भी आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर की आप नहीं देखना, क्योंकि अगर आप देख देख के बताएंगे आंसर तो कोई फायदा नहीं है। ये बेसिकली आप अपना टेस्ट कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगी ही आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू RTE 2009। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है, यानी कि कौन सी चीज़ सच है। तो पहला ऑप्शन है कि टीचर्स अटेंडेंस शुड नॉट बी लेस देन 85%, कि भाई टीचर्स की अटेंडेंस जो है 85% से कम नहीं होनी चाहिए। टीचर के वर्किंग आवर्स जो होते हैं पर वीक फॉर टीचिंग और प्रिपरेशन के लिए वो 45 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस शुड नॉट बी लेस देन 95%, तो बच्चों की अटेंडेंस 95% से कम नहीं होनी चाहिए। या फिर 35% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ सच है आपको ये बतानी है। देखिए, जो पहला है अटेंडेंस के बारे में पर्टिकुलरली नहीं बोलता है RT एजुकेशन एक्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। स्टूडेंट अटेंडेंस के बारे में तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता है। उसमें तो ये है कि अगर बच्चा नहीं भी आ रहा है तो भी आपको मतलब उसको अगली क्लास में लेकर जाना है, उसका नाम नहीं काटना है। इस तरह के कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट दिक्कत तो यही है ना कि हमें हर बच्चे को जो है एजुकेशन सेक्टर में लेकर आना है, उसको शिक्षा दिलानी है। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल आना नहीं चाहते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसका नाम ना काटें या फिर कंपल्शन ना दें कि नहीं इतनी % आपको लगानी ही पड़ेगी। हालांकि जो है इसमें जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कुछ नंबर देती है, अगर 85% से ज़्यादा है तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, 90 से ज़्यादा हैं तो इतने मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब फर्स्ट बात करते हैं टीचर्स की अटेंडेंस की। तो टीचर्स की अटेंडेंस का भी कोई जिक्र नहीं है। टीचर जितनी मर्जी चाहे उतनी छुट्टी ले सकते हैं, भाई जितनी उनकी छुट्टी होगी वो लेंगे। ठीक है, कुछ विदाउट पे भी जाते हैं तो वो तो इश्यूज खत्म ही हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 की। तो देखिए 35% सीट्स रिजर्व नहीं है, 25% है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका हट जाता है कि 25% जो सीट्स हैं वो केंद्रीय विद्यालय हो गए या फिर प्राइवेट स्कूल हो गए, जो एडेड स्कूल है या फिर नॉन एडेड स्कूल जो हैं जितने भी हैं उन सब में 25% सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ये क्लियर कट मेंशन है RT में कि भाई टीचर का जो वर्किंग आवर है वो 45 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हु सेड एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो भाई किसने कहा था किशोरावस्था तूफानी और तनावपूर्ण अवस्था है। तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है जॉर्ज स्टेले हल। ठीक है, तो ये जॉर्ज स्टेनले हल जो थे इन्होंने कहा था कि भाई जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो बहुत ही स्ट्रॉम्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का पीरियड होता है, जहाँ पे बच्चा जो है खुद ही कंफ्यूज होता है, अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है, उस पर तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं और कुछ बच्चे उन प्रेशर्स को झेल जाते हैं, जो नहीं झेल पाते वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो झेल कर जिनके पास सपोर्टिव लोग होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टोल्ट का सिद्धांत बताता है कि हम उत्तेजना में अंतराल को भरते हैं। वी टेंड टू फिल द गैप्स इन स्टिमुलेशन एंड परसीव द ऑब्जेक्ट एज होल रेदर देन देयर सेपरेट पार्ट्स। तो भाई जो भी चीज़ आपको जो भी पिक्चर दिखाई देती है, कुछ भी चीज़ें आप देखते हैं तो आप उनको एक कंप्लीट पिक्चर में देखते हैं, कंप्लीट फॉर्म में देखते हैं, उनको आधा अधूरा ना आप सोचते हैं ना आप देखते हैं। ठीक है, तो ये गेस्टोल्ट वादियों का प्रिंसिपल था कुछ कि भाई आप एज अ होल चीज़ को देखते हैं, मतलब कंप्लीट चीज़ को आप विजन लेते हैं, आप आधी आधी चीज़ों का विजन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस है, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री है, सराउंडेडनेस है या फिर क्लोजर है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जैसे कि ये फिगर बनाई मैंने, ठीक है, और ये अब अगर आपको ये फिगर दिख रही होगी तो हम सब सोच सकते हैं कि इसको जो है हम ट्रायंगल बना सकते हैं कंप्लीट करके। ठीक है, आप इसको टुकड़ों में नहीं देखेंगे कि एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था, ये तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है कैसा होगा। आप इस लाइन को अलग से, इस लाइन को अलग से और इस लाइन को अलग से आप नहीं देखेंगे, आप इसकी एक कंप्लीट पिक्चर देखेंगे। या फिर आप सर्कल है सपोज, ठीक है, आपने ऐसे बना दिया तो ये अब हालांकि इसमें गैप्स हैं, ठीक है, वो फिल करने हैं, लेकिन आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कि दिस इज अ सर्कल। ठीक है, तो मतलब आप कंप्लीट पिक्चर को दिमाग में लेकर आते हैं। ऐसे जब आपके सामने सिचुएशंस आती हैं तो कंप्लीट सिचुएशन के बारे में आप सोचते हैं, सिर्फ टुकड़ों पर आपका ध्यान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द कंप्लीट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टिगेटर फाउंड दैट हिज रिसर्च टूल हैड ए हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, देखो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। तो अब आप क्या कंक्लूड करते हैं इस बात से कि ये जो टूल है क्या वो वैलिड नहीं होगा, मे नॉट बी वैलिड, नथिंग कैन बी सेड अबाउट वैलिडिटी, या फिर वैलिडिटी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, या फिर इसमें कुछ वैलिडिटी होगी, या फिर इज़ नॉट वैलिड एट ऑल, या फिर वैलिड होगा ही नहीं। ठीक है, देखो मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको शायद बताया हो रिलायबिलिटी या इसके बारे में क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में। देखिए सबसे पहले जब भी कोई टेस्ट होता है तो वैलिडिटी से पहले आप रिलायबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि आप पहले देखते हैं कि जो टेस्ट है विश्वसनीय है कि नहीं है। आपने एक ही स्टूडेंट्स पर उस टेस्ट को बार बार अप्लाई किया तो क्या वो बच्चा सेम रिजल्ट लेकर आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार उसने 10 नंबर लिए थे, अब जो है वो एकदम से 20 नंबर ले आया, या फिर 20 नंबर पहले लिए थे और अब एकदम से उसके 9 नंबर आ गए, 5 नंबर आ गए, है ना, मतलब इतना वेरिएशंस आ रहा है। तो अगर वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखा रहा है वो टेस्ट, दैट मीन्स कि द टेस्ट इज नॉट रिलायबल, यानी कि वो विश्वसनीय नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये तो बात हो गई वैलिडिटी की। जब हम किसी टेस्ट को रिलायबिलिटी की, तो जब हम किसी टेस्ट को रिलायबल मान लेते हैं कि ठीक है वो विश्वसनीय है, उसके बाद हम जाते हैं वैलिडिटी के ऊपर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे वैलिडिटी कि जो आप मेजर करना चाह रहे हैं क्या आपने वही मेजर किया है। अगर आपने वो मेजर ना करके आपने कोई तीसरी चीज मेजर कर ली है तो फिर आपका टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, रिलायबल तो है लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। तो हर टेस्ट रिलायबल होगा और उसके बाद वो वैलिड भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब रिलायबिलिटी आप एक पहला स्टेप कह सकते हैं, आप चेक करते हैं कि हाँ भाई टेस्ट रिलायबल है कि नहीं है, रिलायबल होगा उसी के बाद आप वैलिडिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर पूछा गया क्या है कि भाई रिलायबल तो है, हमें पता है कि हाई रिलायबिलिटी है, अब वैलिडिटी के बारे में पूछा है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। भाई हम नहीं कह सकते रिलायबिलिटी के बेस पे कि वो वैलिड भी होगा कि नहीं होगा। वैलिडिटी के आपके नॉर्म्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, वैलिडिटी आपको अलग से एक अलग क्राइटेरिया से चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने एक स्टेप पूरा कर लिया, हमने टेस्ट को साबित कर दिया कि रिलायबल है, अब वैलिडिटी अपनी अलग से चेक करनी पड़ेगी। रिलायबिलिटी के ऊपर वैलिडिटी बेस्ड नहीं है, हाँ उसकी एक जरूरी कंडीशन है कि वैलिडिटी से पहले आपको पहले चेक करना है कि वो रिलायबल होगी कि नहीं होगी। तो मतलब रिलायबिलिटी है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वैलिड होगा या नहीं, हम वैलिडिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते अगर वो टेस्ट रिलायबल है तो। ठीक है, वो एक अलग तरीका है जांच का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस वॉज बिलीव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो विभिन्न व्यक्तियों के मध्य बुद्धि को विश्वस्तः निम्न रूप से विस्तारित किया जाना था, कैसे। ठीक है, तो देखो आप सभी ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सुनी होगी, ये बेल कर्व होती है। ठीक है, हम मानकर चलते हैं यहाँ पे मीन जो है वो 0 हो जाता है, तो मोस्टली पॉपुलेशन जो है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में यहाँ पर आती है। ठीक है, इधर कुछ एवरेज मतलब इधर बहुत वीक बच्चे आते हैं और इधर बहुत ज़्यादा ब्राइट बच्चे आते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर एवरेज देखें हम तो एवरेज आप सभी को पता है, कोई भी 40 बच्चों की क्लास है तो आपको एवरेज बच्चे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे आपको बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स और बहुत कम मिलेंगे आपको बहुत ही नालायक स्टूडेंट्स। नालायक नहीं कहूँगी, मतलब जो स्लो लर्नर्स हैं जो भी हैं, लेकिन मोस्टली पीपल जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें तो ये बेल कर्व शेप बनती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रतीक गोट ए फ्लैट टायर नॉट फार फ्रॉम हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट, he walked down the street to a service station he drove by every day but had never visited। भाई ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत पास में उसका टायर पंचर हो गया। ठीक है, अब सड़क पर एक सर्विस स्टेशन पर वो पैदल चला गया, उसने हर दिन देखा था लेकिन वहाँ कभी गया नहीं था। ठीक है, ऐसे एक्सपीरियंस हम लोग डेली लेते हैं। तो यह तथ्य वह तुरंत जानता है कि भाई सर्विस स्टेशन कहाँ है, दिखाता है। ठीक है, तो उसको पता है ये चीज़। तो ये क्या है, ये उसका अंतर्दृष्टि है, इनसाइट लर्निंग है, उसकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, उसकी लेटेंट लर्निंग है या वाइकेरियस लर्निंग है। ठीक है, तो देखो वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। वाइकेरियस लर्निंग यानी कि प्रतिनिधिक अधिगम क्या होता है, जब आप किसी और को देखते हैं कि उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है और फिर आप लर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, आपकी क्लास के सामने एक बच्चे को जो है टीचर ने पीट दिया। ठीक है, अब आपने मान लिया कि ठीक है भाई अब इस बात पे टीचर ने मारा है तो मैं भी ऐसी चीज़ नहीं करूंगा, तो ये आपकी वाइकेरियस लर्निंग होगी। लेटेंट लर्निंग होती है जो आपकी छुपी हुई होती है। ठीक है, एकदम से आपके निकल कर आती है। इनसाइट अंतर्दृष्टि आपकी क्या कहती है, दैट इज इनसाइट लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जब आप ऐसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, किसी को देख लिया आपने, आप उसी बिहेवियर को इमिटेट करने लग गए, तो इसमें 2 और 4 तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं इनसाइट लर्निंग की और लेटेंट लर्निंग की। तो देखो इनसाइट लर्निंग होती क्या है, इनसाइट लर्निंग में जो है आप एक चीज़ को, आप एक समस्या
का एकदम से आपके मन में समाधान आ जाता है कि ठीक है, आप टुकड़ों में जोड़ लेते हैं चीज़ों को और एकदम से आपको आता है कि ठीक है, आप एकदम से आपके दिमाग में आता है ठीक है हमें ऐसे करना है। ठीक है, जैसे कोलर ने दी थी इनसाइड लर्निंग की जो थ्योरी थी, तो उसमें वो चिंपैंजी जो है एकदम से सोल्यूशन ढूंढ लेता है, पहले एक ट्राई करता है, फिर एकदम से उसको सारा सोल्यूशन दिमाग में आ जाता है। तो वो जो थ्योरी है इनसाइड लर्निंग की, वो ये नहीं कहती कि भाई ठीक है आपने डेली देखा था एक सर्विस स्टेशन और अब आप जाएंगे, नहीं वो नहीं है। अब ये कौन सी लर्निंग है, ये है आपकी लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम, जिसका आप अपनी जिंदगी में प्रयोग नहीं करते हैं यूजुअली, लेकिन एकदम से कोई समस्या खड़ी हो गई और आपके दिमाग में है कि ये चीज हमने देखी हुई है तो आप उसको ट्राई कर लेते हैं। समझ में आई बात? सपोज आप अगर बेसिकली डेली एक ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जांपल आ सकता है, आप डेली ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कई चीजें दिखाई देती है, आपको नदी दिखाई दे रही है, सपोज आप पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं डेली, ठीक है, नदी आपने कभी रुककर कभी नदी के पानी को हाथ से छूकर नहीं देखा है, जो भी है आपने कभी वहां से पानी भरने की जहमत नहीं हरी, लेकिन एकदम से आपको प्यास लग गई, आपके पास पानी नहीं है, तो आपको एकदम से याद आया ठीक है भाई नदी तो है यहाँ पर, हम जाकर पी सकते हैं। तो एकदम से जब वो चीज़ हुई तो आपको दिमाग में आया कि ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये लेटेंट मतलब छुपी हुई चीज़ होती है जो आपको एकदम से काम में आ जाती है, तो दैट इज़ लेटेंट लर्निंग। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो भाई प्रतीक ने अपनी माँ से 400 रुपये मांगे ताकि वह स्कूल की यात्रा में जा सके। उसकी माँ ने कहा कि यदि वह अपने पैसे के 200 रुपये का योगदान देता है तो 200 रुपये मम्मी भी दे देगी। अब यात्रा के 1 हफ्ते पहले प्रतीक ने अपनी माँ को कहा कि नहीं मैम मम्मी मुझे तो 300 रुपये चाहिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं। ठीक है, मम्मी ने पहले कहा था कि आप 200 आप अरेंज करो, 200 मैं अरेंज करूँगी। ठीक है, लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं अब मेरे पास सिर्फ 100 रुपये, आप 300 दे दो। प्रतीक ने दे दिए, लेकिन प्रतीक ने फिर अपनी छोटी बहन को बताया कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी 200 रुपये थे, लेकिन मुझे वो पॉकेट मनी के लिए चाहिए थी, वहाँ पे खर्चे के लिए, इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मेरे पास 100 रुपये हैं। अब बात ये है कि जो प्रतीक की बहन है वो कोलबर्ग की सेकंड स्टेज पर है। ठीक है, सेकंड स्टेज पर है। अब आपको ये बताना है कि वो क्या करेगी। ठीक है, इफ शी हैज कोलबर्ग स्टेज 2 है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो वो मेक अ डील विद प्रतीक दैट इफ ही विल कीप ए सीक्रेट फॉर हिज सिस्टर इन द फ्यूचर शी विल नॉट टेल देयर मदर। तो वे प्रतीक के साथ सौदा करेगी कि अगर वह भविष्य में अपनी बहन की एक बात गुप्त रखेगा तो यह बात अपनी माँ को नहीं बताएगी। ठीक है भाई, ऐसा उसने एक डीलिंग कर ली एक तरह से। ठीक है, अब दूसरी में क्या कर रही है कि अपनी माँ को बताएगी क्योंकि प्रतीक का झूठ पकड़े जाने पर बहन को भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब ये भी है। तीसरी चीज़ है प्रतीक से कहे कि वह अपनी माँ को अपनी करतूत बता दे क्योंकि झूठ बोलकर तुमने बहुत बड़ा नियम तोड़ा है और भाई अब तो जो है तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, तो तुम्हें सच बता देना है। अब प्रतीक से कहे कि वह अपनी माँ को अपनी करतूत बता दे क्योंकि वह अपने व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। तो देखो भाई स्टेज 2 की बात है, इतना बड़ा बच्चा मैच्योर नहीं होता है कि उसको लगेगा सही गलत नहीं है तो बहुत गलत कर दिया है जो भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 की। तो देखो जो स्टेज 2 होती है वो होती है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी कि व्यक्तिगत इनाम अभिविन्यास बोल सकते हैं स्टेज को। पर्सनल रिवॉर्ड, यहाँ पे बच्चा जो भी बिहेव करता है, मोरल बिहेवियर जो दर्शाता है, वो ये देखकर करता है कि मेरी पर्सनल कौन सी नीड्स पूरी हो रही है, इससे मुझे क्या मिलेगा अगर मैं ऐसा करूँगा तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। मतलब प्रतीक की बहन जो है सौदा करेगी कि भाई भविष्य में तुम एक बात मेरी गुप्त रखना, मैं आज तुम्हारी ये बात गुप्त रखती हूँ। दैट मीन्स कि पर्सनल रिवॉर्ड मिल गया बच्ची को। ठीक है, कि मैं मुझे ये उसकी जो ओरिएंटेशन थी वो रिवॉर्ड बेस्ड थी। ठीक है, उसको इनाम चाहिए था, उसको एक वो चाहिए था, उसने देख लिया कि ठीक है भाई यहाँ पे मुझे फ़ायदा ये मिल रहा है कि ये कल को मुझसे कोई गलती हो जाती है तो ये छुपा के रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और स्टेज 2 को बोलते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिलोसफी एडवोकेट्स रोल ऑफ ए टीचर एज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ठीक है भाई, बहुत ही आपको अनुशासनवादी होना होता है, कौन कहता है ऐसा। ठीक है, मैंने वैसे वीडियोस डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, तो एक अस्तित्ववाद तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं नेचुरलिज्म की, तो ये तो प्रकृतिवादी हैं, ये इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के ऊपर बात करते नहीं हैं। अब बात ये नेचुरल डिसिप्लिन की बात करते हैं। अब बात आती है आइडियलिज्म की और रियलिज्म। तो आइडियलिज्म होता है आदर्शवाद, जो कहता है कि क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है, अब रियलिज्म यथार्थ की बात करता है कि रियलिटी में आप क्या देख रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे बेस्ड है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आइडियलिज्म। आदर्शवादी मानते हैं, जिसमें प्लेटो भी आते हैं आपके, ठीक है, और एरिस्टोटल भी आते हैं कहीं ना कहीं। ये लोग ये मानते हैं आदर्शवादी की नहीं भाई जो चीज़ें हैं ना ऐसी होनी चाहिए, अगर कक्षा में डिसिप्लिन होना चाहिए तो होना चाहिए, आप फॉलो कराओ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है, अगर बच्चों को टीचर की आगे मतलब उनकी
जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो करनी ही चाहिए, चाहे आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाना पड़े, चाहे कोई भी लाना चाहिए। तो ये आदर्शवाद की बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमारे आदर्श में होनी चाहिए और वो हमें करनी चाहिए। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम नहीं करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी लर्निंग इज ए डैश प्रोसेस। ठीक है, तो भाई ये एक डीएसएसबी का टॉपिक है पर्टिकुलरली। तो कोल्ब के अनुभाविक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखना कैसी प्रक्रिया है। तो कोल्ब जितने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई, ये एक तरह से कॉग्निटिव है। ठीक है, पैसिव भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा ही नहीं, आप सीधे सीधे इसका आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन भी देखोगे तो यही सही लगेगा आपको। ठीक है, कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक प्रोसेस होता है। लर्निंग जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली आप अपने संज्ञान का जो है यूज करते हैं और उसके बाद जो करते हैं। ठीक है, तो कोल्ब की थ्योरी है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म असेसमेंट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, फाइंडिंग स्टूडेंट्स एरर, करेक्टिंग टेस्ट्स या फिर ऑब्जर्विंग, गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या है असेसमेंट, ये बताना है, यानी कि आंकलन जो है वो क्या होता है, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि असेसमेंट की बात हो रही है, इवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है। तो आप असेसमेंट जो है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी करेंगे, कमी होगी तो उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू आरटी 2009। तो आरटी के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। देखो फ्री, अब आरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़े टर्म्स और जो चीज़ें हैं वो आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि ये मेमोरेबल फैक्ट्स हैं जो आपको रटनी पड़ेंगे। कितना रेशो है, कितने वर्किंग आवर्स हैं, तो एक बार आप आरटी एक्ट को ज़रूर पढ़ें। पहला ऑप्शन है राइट एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन 0 से 14 तक के एज के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि सही क्या है। ठीक है, इसमें गलत है काफ़ी, तो आपको सही वाली बतानी है। और 250 स्कूल वर्किंग डेज हैं टीचिंग लर्निंग आवर्स के लिए, या फिर 500 इंस्ट्रक्शनल आवर्स फॉर लैंग्वेज के लिए, और 300 हैं अर्ली मैथमेटिक्स। अर्ली मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी लेवल की। अब उसके बाद है प्यूपल टीचर रेशो जो है 40 और 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताना है आपको। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पहला गलत है, 0 से 14 नहीं होता, 6 से 14 है। ठीक है, दूसरा गलत है, 250 स्कूल वर्किंग डेज नहीं है, 200 तो हैं प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए हैं आपके 220। ठीक है, तो 200 और 220 वर्किंग डेज की बात है। अब जहाँ तक इंस्ट्रक्शनल आवर्स की बात है, तो मैंने इसका आंसर ये क्यों बताया, देखियो जितने ये 200 प्राइमरी के लिए है ना, इसमें 800 घंटे रखे गए हैं बच्चों के लिए। ठीक है, 800 घंटे का आप वो दो। अब यहाँ पर लैंग्वेज का अलग से 500 दिया हुआ है, अर्ली मैथमेटिक्स के लिए 300। लैंग्वेज में आपका बेसिकली ईवीएस और वो सब कवर हो जाता है, और मैथमेटिक्स का यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। दैट मीन्स की टोटल 800 हो गया, और 800 की बात करता है RTE। ठीक है, अब प्यूपल टीचर रेशो की जो है वो 30:1 करता है प्राइमरी में, और 35:1 करता है अपर प्राइमरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मॉरल बिहेवियर प्रतीक इज मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट फॉलोइंग रूल्स एंड अवॉइडिंग द सेंश्योर ऑफ अथॉरिटीज़। मतलब वो चाहता है कि वो नियमों का पालन करे, और एक तरह से जो हमारे प्राधिकारी वर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनकी निंदा से बचना चाहता है। ठीक है, तो यो नैतिकता के कौन से स्तर पर है। तो देखिए कोलबर्ग ने जो है 3 तरह के स्तर बताए हैं। एक तो प्री कन्वेंशनल बताया है, कन्वेंशनल बताया है, पोस्ट कन्वेंशनल बताया है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो आप निकाल सकते हैं, इसमें तो बात ही नहीं की गई है। अब बात करते हैं तीसरे की और चौथे की। अब भाई देखो इतना भी वो इमेच्योर नहीं है कि वो प्री कन्वेंशनल में होगा, जहाँ पे वो पर्सनल रिवॉर्ड से और उनसे वो था कि भाई पर्सनल उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, और फिर पनिशमेंट की जो उसमें धारणा होती है वो नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्री कन्वेंशनल भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होता है यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल पे। इसमें स्टेज 3 आती है और स्टेज 4 आती है। स्टेज 3 पे जो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होती है कि आपको एक अच्छा लड़का बनना है, एक अच्छी लड़की बननी है। जो अच्छे लड़के का कर्तव्य होते हैं वो आपको निभाने हैं, जो अच्छी लड़की के कर्तव्य होते हैं वो आपको निभाने हैं। ठीक है, मतलब आपको एक अच्छा बच्चा बनना है बेसिकली। ये थर्ड स्टेज है। स्टेज 4 कहती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेंगे। आप डीप में नहीं जाएंगे कि किसी लॉ एंड ऑर्डर से किसी पर्सनल लेवल पे किसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं। जो सोसाइटी कह रही है, जो समाज कह रहा है, जो बड़े कह रहे हैं वही सही है, वो लॉ है और वो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनका सम्मान करना है, सम्मान नहीं करेंगे तो आपको बेइज्जती होगी आपकी, मतलब जो भी आप समझ जाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर वो रूल्स को फॉलो करने के पक्ष में है, और उसको लगता है कि अगर मैं रूल्स फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी निंदा होगी, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द आंसर टू ए प्रॉब्लम जस्ट पॉप्स इनटू योर हेड यू हैव एक्सपीरियंस्ड। भाई एकदम से आपके इस उत्तर जो है आपके दिमाग में अचानक से आ जाता है कि अच्छा ये समस्या इस तरह से हल होगी। ठीक है, ये कोलर की अगेन मैं वही कहूँगी, ये है आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेटेंट लर्निंग और इसको। तो देखो लेटेंट लर्निंग में क्या होता है कि आप एक चीज को देख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखिए। लेटेंट लर्निंग है मतलब छुपी हुई चीज है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर है, पर आपके काम में नहीं आ रही है, लेकिन एकदम से आपको जब कोई समस्या आ गई, ठीक है, तो आपने उस चीज को काम में ला दिया, ठीक है, दैट इज लेटेंट लर्निंग। छुपी हुई चीज थी जिसको आपने मतलब यूज में ला दिया। लेकिन इनसाइट का मतलब है जब आप एक प्रॉब्लम पर सोच रहे हैं अचानक से आपको एकदम से दिमाग में आता है अरे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, है ना, तो वो चीज होती है इनसाइट लर्निंग कि आपकी अंतर्दृष्टि कहती है कि नहीं आप इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी छोटी पड़ रही है, तो आपने क्या किया, मतलब सपोज आप ऊपर की सफाई करना चाहते हैं, पंखे की सफाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपने पहले कुर्सी लगाकर देखा, आप चढ़े ऊपर, आपने पंखे की सफाई करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन आपका हाथ नहीं पहुंच पाया, फिर आपको कोई भी चीज दिखाई दी, स्टूल दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई दिया, उसने आपको चेयर पर रख लिया और फिर आप ऊपर चढ़ गए। तो दैट इज इनसाइट लर्निंग कि एक समस्या के धीरे धीरे आप एकदम से आपको सॉल्यूशन आता है और आप उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। आप पहले कुछ ट्राई कर रहे थे लेकिन एकदम से आपको सॉल्यूशन आता है, पहुंच जाते हैं, तो दैट इज इनसाइट लर्निंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च इज जनरली यूजफुल। देखिए एक्शन रिसर्च जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, कोई बड़ी थीसिस और इसमें हम नहीं लिखते हैं। ये बेसिकली आपकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। एक्शन रिसर्च को स्कूल मैनेजमेंट भी कर सकती है, टीचर भी कर सकता है, क्लास में कोई भी कर सकता है। अगर आपको एक समस्या बार बार आपके सामने आ रही है और आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, तो आप उस समस्या के लिए एक एक्शन रिसर्च करेंगे, 6 या 7 दिन की रिसर्च चलाएंगे, फटाफट से हाइपोथेसिस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। अपनी फाइंडिंग्स को देखेंगे कि हाँ भाई ये समस्या थी, आपके अकॉर्डिंग ये समस्याएं हैं, इसके आपने ये हल ढूंढे और ये बेस्ट ऑप्शन है, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी कि आप इंप्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के लिए, रिसर्च फेलो के लिए नहीं करते हैं, पॉलिसी प्लानर्स के लिए एक्शन रिसर्च नहीं होती है, सर्वेयर्स के नहीं होती है, ये सारी चीजें बड़े लेवल पर होती हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च जो है एक छोटे लेवल पर होती है, जिसमें आप एज अ टीचर कर सकते हैं, आप एज अ पेरेंट भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आपको लगता है कि ये समस्या मेरे बच्चों के साथ आ रही है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू कल्चर। तो भाई संस्कृति के अगर संदर्भ में देखें तो शिक्षा की क्या भूमिका होती है ना। तो हम संस्कृति को संरक्षण के लिए करते हैं, उसके प्रमोशन के लिए, या संरक्षण और प्रमोशन दोनों ही करते हैं, या फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो देखो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी यही कहता है कि हमें अपनी कल्चर को, अपनी विरासत को प्रेजर्व करके रखना है, तो प्रेजर्वेशन तो होगा ही, साथ ही साथ हमें प्रमोट भी करना है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, अगर आप उसने भी पढ़े होंगे या फिर आपके मौलिक कर्तव्य में भी ये बात बोली गई है कि आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत, धरोहर का जो है सम्मान करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसको प्रमोट भी करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप प्रिजर्व भी करेंगे, उसको बचाएंगे भी और साथ ही साथ उसका प्रमोशन भी करेंगे, ये एजुकेशन कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी क्या होती है। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट है द इनकम जनरेटेड बाय कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई जितने भी सांस्कृतिक की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इन्होंने कितनी आय इकट्ठी कर ली है, ये होती है कल्चर कैपिटल। द कल्चर प्रैक्टिस टॉट इन स्कूल, या फिर किसी पर्टिकुलर स्कूल में कोई कल्चर चल रहा है वो, या फिर कल्चर एक्टिविटीज जो बच्चों के द्वारा की जाती है स्कूल फंक्शंस में, या फिर द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है भाई, जो आप वाइगोत्स्की को याद कर लीजिए, यहाँ पर जो कल्चरल टूल्स की बात करते थे, सोशल लर्निंग थ्योरी थी उनकी, ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी सॉरी। तो वो यही बोलते थे कि भाई आपका जो सोसाइटी है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो आपके कल्चर का पार्ट होता है। कल्चर इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी इकोनॉमिक, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, वो सब आपके कल्चर में आता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कल्चर अपने आप में सब कुछ समाये हुए हैं, इसमें भले ही इंडिया की पॉलिटिकल लाइफ आ गई, सोशल लाइफ आ गई। अगर हम यूएसए में जाएंगे या फिर वेस्ट कल्चर की हम बात करते हैं तो वेस्ट कल्चर में भी उनका सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं, वो किस तरह के रिलीजन्स को मानते हैं, किस तरह का ड्रेस पहनते हैं वो लोग, है ना, किस तरह की उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं उनके, है ना। तो ये सब कल्चर में आता है। ओके, तो कल्चर कैपिटल इज इंक्लूड्स ऑल द फैक्ट्स, यानी कि economic, social, political, family background of the student. Option number 4 is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कूल ऑफ फिलोसफी हैज़ नो फेथ इन परमानेंट वैल्यूज एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो कौन सी फिलोसफी है जिसका परमानेंट वैल्यूज़ में और एम्स ऑफ एजुकेशन में कोई फेथ नहीं है ना, कौन सी है ये। आपने अगर मेरी वो देखी है सीरीज़ थोड़ी बहुत, मैंने आपको कराया था ये सब कुछ, तो देख लेना उसमें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रयोजनवाद, यानी कि प्रैग्मेटिज्म ऐसा मानते हैं। जॉन डेवी हैं, ठीक है, ये लोग मानते हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ जो भी है कोई भी एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंजेबल हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। आज आपने एक एक्सपेरिमेंट करके पिछली चीज़ को
मतलब डिसप्रूव कर दिया, दैट मीन्स कि अब वो चीज़ खत्म है, अब आपके लिए नई चीज़ आती है। तो चेंज के लिए बिल्कुल ओपन माइंडेड है ये लोग। ये कहते हैं कि चेंज तो प्रकृति का नियम है और वो होती रहेंगी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। इसीलिए जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो भी परमानेंट नहीं हो सकते, है ना। मतलब पिछले अगर आप 20-30 साल पहले जाएंगे तो हमारे एजुकेशन के एम्स कुछ और थे, लेकिन आज के दौर में देखें तो वो बदल चुके हैं। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको अभी ऐड किया जा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ऐड किया गया है सिलेबस में इन 9th और 10th क्लास। तो आप समझ लीजिए क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि आज के टाइम पे उसकी जरूरत महसूस हुई है, लेकिन आज से 20 साल पहले, 10 साल या 5 साल पहले कह लीजिए, इस चीज की जरूरत महसूस नहीं थी। तो मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन भी आपके बदलेंगे, आपकी कोई भी परमानेंट वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है। ये बात करता है प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट है सोक्रेटिक मेथड इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने सुकरात को पढ़ा है, आपने सुकरात के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो देखिए सोक्रेटिक डायलॉग्स बोलते थे हम इनको, ठीक है, कि भाई वाद विवाद के थ्रू, एक तरह से वार्तालाप के थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे। और उन्होंने अपनी जितनी भी थ्योरीज हैं या फिर जो भी उनके थे, वो कुछ भी कहीं कंपाइल्ड नहीं है एक बुक में। बेसिकली उनको इसीलिए जाना जाता है कि वार्तालाप करते थे वो अपने शिष्यों के साथ हो गए या जो भी है। तो ये जो डायलॉग का कंसेप्ट है ये उनसे ही आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C3 इज द राइट ऑप्शन, कि डायलॉग बेस्ड मेथड था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से असिस्टिंग एन इंडिविजुअल, तो भाई किसी की सहायता करें अच्छी नौकरी पाने में, अपनी क्षमताओं को पहचानने में, अपनी स्थिति पर अभिमान करने में, अपनी स्थिति तथा कमजोरी पहचानने में, ठीक है। तो देखो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम हर जगह पर लेते हैं। जब हम 12th के बाद जब हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है आगे लाइफ में, या फिर 10th पे कह लीजिए जब आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली एक बेटर जॉब के लिए तो होती ही है, साथ ही साथ अपनी एबिलिटीज़ को डिस्कवर करने के लिए भी होती है, अपनी कमियाँ और अपनी वीकनेस को पहचानने के लिए भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। अपनी पोजीशन को जो है अभिमान करने के लिए नहीं होता है भाई कि आप अभिमान करें, आप घमंड दिखाएं, वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टर्नबर्ग्स इंटेलिजेंस इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इज यूज्ड इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो भाई स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस जो है, आप थ्योरी जो है मैंने पढ़ाई हुई है इंटेलिजेंस वाले सेक्शन में, CDP की पेडागोजी की जो सीरीज है उसमें देख लेना जाके, वो मैंने कराई हुई है। तो यहाँ पर बात हो रही है थिंकिंग प्रोसेस की, कॉग्निटिव प्रोसेस की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दैट इज़ वेरी स्टैटिक। तो ये जो है आपका पार्ट है किसका, एनालिटिकल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसका आंसर होगा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आप देख लेना, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। क्रिएटिव इज रिलेटेड टू इनोवेटिव स्टाइल्स, कितना आप क्रिएट कर पा रहे हैं चीज़ों को। प्रैक्टिकल्स मीन्स आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर बेस पे आप डे टू डे लाइफ जो आ जाती है वो आ जाती है। लेकिन हम पर्टिकुलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग की बात करें तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है एंड दैट कम्स अंडर एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर सेट डी ऑफ प्रतीक शिवालिक सर, जो उन्होंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है KVS PRT की। इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन DSSB एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो सिलेबस KVS का है एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये है कि इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आपको करने को मिलते हैं। थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और बेहतर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड गाइज कीप डूइंग हार्ड वर्क, और मैं मतलब कोशिश करूंगी कि अल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस मिलती रहें। हालांकि आजकल बहुत बिजी हूँ, लेकिन स्टिल आई विल मैनेज सम टाइम फॉर यू गाइज। सो बी हैप्पी एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।